हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, हम डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर की जो भर्ती आने वाली है उसके लिए चतुर्थ जो खंड है, पार्ट 4 जो है उसको जो प्रीवियस ईयर के जो एमसीक्यू हैं उनको हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और यह इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। इससे पहले के दो वीडियो हम बना चुके हैं। होप सो आप उन्हें देख रहे होंगे। ठीक है, और आप सभी के कमेंट मुझे मिल रहे हैं रेगुलरली। चिंता ना करें, आप सभी जो टॉपिक वाइज वीडियो, थ्योरी बेस जो वीडियो आएंगे वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। उस पर काम चल रहा है। हर टॉपिक के, हर जो खंड है, प्रत्येक खंड के अलग अलग यूनिट वाइज हर चैप्टर के वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं। कंप्लीट सिलेबस हम पूरा का पूरा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि प्रसव की अवस्था के दौरान घटनाओं का सही क्रम है। द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ लेबर। यानी कि जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है तब इसका सही सीक्वेंस पूछ रहे हैं। ठीक है ना। और इस वाले चैप्टर को थोड़ा सा हम और डिटेल में जाके पढ़ेंगे ना। इसमें से देखने को बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसमें बता रहा है वो सीक्वेंस दिया है कि लिवर पेन के दौरान क्या क्या घटनाओं का सही क्रम क्या है। तो ग्रीवा का फैलना यानी कि सर्विकल डायलेशन, उत्तमांग क्राउनिंग, प्रसव और नाल बाहर निकलना। ठीक है, एक तो ये सीक्वेंस हो गया। अगला दूसरा है एमनियोटिक थैली का फटना, नाल का बाहर निकलना, क्राउनिंग और प्रसव। ठीक है, इस तरीके से दिया है। अगला है क्राउनिंग, एमनियोटिक थैली का फटना और ग्रीवा का फैलना और फिर प्रसव। अगला है ग्रीवा का फैलना, भग छेदन, जिसे एपिजियोटोमी भी कहते हैं, क्राउनिंग और प्रसव। तो देखिए सेकंड, ये एमनियोटिक थैली का फटना ये तो है ही नहीं, तो सेकंड और थर्ड तो किसी भी स्थिति में आपके हो नहीं सकते। अब आपके पास बचते हैं फर्स्ट और सेकंड। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, यानी कि ग्रीवा का फैलना पहले ये होता है, यानी कि उसके बाद उत्तमांग, फिर प्रसव और फिर उसके बाद क्या होता है, नाल बाहर निकलना। ठीक है, तो एक बेसिक प्रोसेस है ये जब बच्चे का जन्म होता है तब की। चलिए अगला है साइकोसिस होता है। साइकोसिस क्या है? गंभीर विकार, मामूली विकार, अनुकूलित विकार, मध्यम विकार। जब ये चैप्टर हम डिटेल में जा रहे होंगे तब इन सब चीज़ों को हम डिटेल में जानेंगे पूरा का पूरा। तो चिंता ना करें, आप घबराएं नहीं। ठीक है ना। अभी हम केवल क्वेश्चंस के माध्यम से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके का हमारा पेपर आया था पहले। ठीक है, चलिए तो ये क्या है, साइकोसिस कुछ नहीं भाई, एक मामूली बीमारी, माइल्ड डिसऑर्डर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नवजात शिशुओं की दशा किससे प्रभावित होती है? द कंडीशन ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज इज इन्फ्लुएंस्ड। किससे प्रभावित हो रही है जो नवजात शिशु हैं? जन्म की प्रक्रिया से, प्रसव पूर्व वातावरण से, उपरोक्त दोनों, आंख, त्वचा और बालों का रंग। आंख, त्वचा और बालों का रंग, इससे तो बॉडी से रिलेटेड इसका तो कुछ लेना देना है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जन्म की प्रक्रिया से और प्रसव पूर्ण वातावरण, यानी कि जो माँ के गर्भ में बच्चे का वातावरण होता है और जन्म के बाद। तो हाँ, दोनों ही चीज़ें बच्चे को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। अगला है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? स्पेशली आपको इस चीज़ पर फोकस करना है। ठीक है, क्वेश्चन कई बार हम पढ़ लेते हैं जल्दबाजी में, तो कुछ का कुछ कराते हैं। कुछ माताएं नवजात शिशुओं को बोतल से दूध पिलाती हैं क्योंकि वे घर के बाहर कार्य करती हैं। स्तनपान कराने वाली, यानी कि जो मदर्स ब्रेस्ट फीड कराती हैं, उनकी माताओं के अभिभावक शिशु संबंध सदैव बेहतर होते हैं। मतलब बच्चों के साथ अच्छे रिलेशनशिप होते हैं, मतलब बच्चे माँ को अच्छे ज़्यादा पसंद करते हैं, माँ से प्यार करते हैं। बोतल से दूध पिलाने से पिता शिशु अंतरक्रियाओं हेतु अधिक अवसर मिलते हैं। और स्तनपान करने वाले शिशुओं में पाचन संबंधी समस्याएं कम होती हैं। तो बोतल से दूध पिलाने पर तो है ही नहीं कोई भी पक्ष में, तो पहला ये तो हो ही नहीं सकता, फर्स्ट और थर्ड तो है ही नहीं। अब इससे क्या होगा कि पाचन वाला, ये तो स्वाभाविक बात है, लेकिन बेस्ट ये है कि अगर ब्रेस्ट फीड कराया जा रहा है बच्चों को तो माँ के और बच्चों के एक बॉन्डिंग जो होती है, बॉन्ड क्रिएट होता है, वो बहुत अच्छे लेवल का क्रिएट होता है। ठीक है ना जी ना, कुछ गलत कर रहे हैं हम यहाँ पर। कुछ माताएं नवजात शिशुओं को बोतल से दूध पिलाती हैं क्योंकि वे घर के बाहर कार्य करती हैं। ठीक है। अगला है स्तन पार कराने वाली माताओं के अभिभावक शिशु संबंध सदैव बेहतर होते हैं। और बोतल से दूध पिलाने से पिता शिशु अंतरक्रियाओं हेतु अधिक अवसर मिलते हैं। स्तनपान कराने वाले शिशुओं में पाचन संबंधी समस्याएं कम होती हैं।
इन्होंने आंसर इसका सेकंड माना हुआ है ना, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो डाउटफुल है भाई, है ना। देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे कुछ ना कुछ। इसमें इन्होंने सेकंड माना हुआ है आंसर इसका, ठीक है, लेकिन गलत पूछ रहा है वो। तो भाई बॉन्डिंग तो होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन चलो देखा जाएगा इसको। फिलहाल इसके लिए अभी स्किप करते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें मुझे डाउटफुल लग रहा है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रायः आरंभिक बाल्यावस्था विकास माना जाता है? आरंभिक बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था का टाइम पीरियड वैसे बात करें कितना होता है, 6 से 12 वर्ष का, ठीक है। जन्म से 8 वर्ष तक की आयु तक का विकास, आरंभिक मानसिक प्रचालन से औपचारिक विचार क्षमता तक विकास, स्कूल पूर्व वर्षों से प्राथमिक कक्षाओं तक विकास, बच्चे के प्रथम चरण से आरंभ होने और किशोरावस्था के औपचारिक प्रचालन चरण में समाप्त होने वाला विकास। क्या हो जाना चाहिए? स्वाभाविक बात है, 6 से 12 के अंदर आ रही है तो पहली वाली स्टेज ही आ रही है, जन्म से 8 वर्ष तक का जो विकास है, ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, जब वाक्यांश या वाक्य बनाने के लिए दो या अधिक शब्दों को एक साथ रखा जाता है तो यह नियम निम्न में से एक का उदाहरण है। किसका? रूल ऑफ फोनेटिक्स, रूल ऑफ सिमेंटिक्स, रूल ऑफ सिंटैक्स और रूल गवर्निंग बाय अदर ऑर्गन्स। क्या हो जाना चाहिए? जब दो वाक्य बनाने के लिए दो से अधिक शब्दों को एक साथ रखते हैं तो क्या हो जाना है? वहाँ पर वाक्य विन्यास के नियम को, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये वाली जो प्रोसेस होती है, ठीक है। और भाषा वाला चैप्टर अगर हमारे इसमें दिया होगा तो भाषा में हम वहाँ पर पढ़ेंगे भी डिटेल में, है ना। स्वनिम, रूपिम और वाक्य विन्यास और अर्थ विन्यास, इसको हम डिटेल में जानेंगे भी बाकायदा, ठीक है। चलिए अगला है 37 क्वेश्चन, बात करें, निम्न में से कौन एनॉक्सिया द्वारा उत्पन्न मुख्य तंत्रिकीय जन्म सिंड्रोम है? न्यूरोलॉजिकल बर्थ सिंड्रोम निम्न में से कौन सा है? डाउन सिंड्रोम, फ्रैगाइल एक्स सिंड्रोम, प्रमस्तिष्क घात सेरेब्रल पाल्सी, सेरेब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क घात सेरेब्रल पाल्सी, ठीक है, थर्ड इसका आंसर है। अगला है, समाजीकरण का क्या अर्थ है? भाई समाजीकरण, समाजीकरण वाला चैप्टर हमारे में आएगा, इसको हम जानेंगे भी। तो बच्चों को मौजूदा मानकों के लिए प्रेरित करना, जो समाज में नियम कानून चल रहे हैं उसके लिए कहें कि बेटा इसको मानना है आपको। बच्चों को आज्ञाकारी मानने के लिए प्रशिक्षण देना कि आपको आज्ञा का पालन करना ही करना है। बच्चों को अपने समाज के नियमों को जानने में मदद करने की प्रक्रिया, उनकी हेल्प करना है। बच्चों को अन्य व्यक्तियों के साथ सामाजिक रूप से सक्रिय होने के लिए ले जाना। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, बच्चों को अपने समाज के नियमों को जानने में मदद करने की जो प्रक्रिया है, ठीक है। बाकी के भी आपको लग रहा होगा कि सर बाकी के भी तो इनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन बात सिर्फ सोसाइटी से रिलेटेड हो रही है तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 भी लग रहा होगा आपको। बच्चों को अन्य व्यक्तियों के साथ सामाजिक रूप से सक्रिय होने के लिए ले जाना और बच्चों को अपने समाज के नियमों को जानने में मदद करने की प्रक्रिया। बच्चे समाज के नियमों को जान जाएगा कि भाई समाज में इस तरीके से मुझे व्यवहार करना है समाज के लोगों के साथ, तो फिर उसका समाजीकरण धीरे धीरे डेवलप होता जाता है, ठीक है ना। तो थर्ड पे फोकस थोड़ा ज़्यादा है, थर्ड नहीं होता तो एक बार के लिए हम सोचते हैं कि बच्चों के साथ ले जाके फोर्थ वाले पे कर सकते हैं, फिलहाल थर्ड। घरेलू अधिगम निम्न भी उत्पन्न करता है, यानी कि जो होम बेस्ड लर्निंग होती है उसमें बच्चे में क्या क्या जागरूक होता है? सामुदायिक जागरूकता, ग्रामीण जागरूकता, क्लब, युवा अभिप्रेरण। हाँ स्वाभाविक बात है, घर पे बच्चा कुछ सीख रहा है, कम्युनिटी में सोसाइटी में क्या आएगी, अवेयरनेस आएगा, तो पहला ही आंसर हो जाना चाहिए। बाकी के तो आपको आंख बंद करके ही टिक कर देना है, ये 3 नहीं हो सकते, ठीक है ना। चलिए अगला है, किस अधिनियम द्वारा बाल आयुक्त पद सृजित किया गया? बाल आयुक्त का यानी कि ऑफिस ऑफ चिल्ड्रन कमिश्नर। ये जितने भी एक्ट वाले हैं इनको थोड़ा डिटेल में, और आपके लिए बहुत सी चीज़ें पता है, मैंने सोच रखा है कि ये हम टॉपिक वाइज तो चलेंगी, उसके बाद में आपकी वन लाइनर एक फाइल तैयार करूंगा, पूरा का पूरा एक पीडीएफ। हर हर जो पार्ट है ना आपका, हर पार्ट का, जैसे पार्ट A B C D हमारे 4 खंड हैं, हर एक के वन लाइनर होंगे आपके यहाँ पर। तो एग्जाम टाइम पे हमें सीधा क्विक रिवीजन करना है, पूरे के पूरे ये जितने भी एक्ट हैं ये पूरे के पूरे डिटेल हमारे पास हो गए, एमसीक्यू हो गए, उसके बाद वन लाइनर पे हम काम करेंगे। फिर इसके लिए आपके लिए मैं टेस्ट सीरीज भी बनाऊंगा, टेस्ट भेजेंगे आपको, उसके आंसर्स आप भेजेंगे मुझे, ठीक है ना। बहुत सा चीज़ें सोच रखी हैं, थोड़ा सा अभी फिलहाल प्लान को इसी तरीके से चलने देते हैं, नोटिफिकेशन आ जाएगा और तीव्रता पकड़ लेंगे हम। ऑप्शन है आपका, बाल आयुक्त का पद किस अधिनियम में? बाल अधिनियम 2004, बाल अधिनियम 1996, देखभाल मानक अधिनियम 2000, बाल अधिनियम 1989। तो क्या हो जाएगा? बाल अधिनियम 2004 इसका आंसर हो जाएगा, द चिल्ड्रन एक्ट 2004। अगला है, अपने माता पिता से आपसी व्यवहार, ठीक है, बच्चे के अपने माता पिता से इंटरेक्शन के बारे में बात हो रही, कि इच्छुक जो बच्चे उनकी अनुपस्थिति में परेशान होने के बावजूद
व्यवहार किए जाने के समय इसे अस्वीकृत कर देते हैं, उन्हें किस श्रेणी में रखा जा सकता है? सुरक्षित विघटित, असुरक्षित प्रतिरोधक, सुरक्षित प्रतिरोधक, असुरक्षित परिवर्जनशील। क्या हो जाएगा? असुरक्षित प्रतिरोधक। माता पिता नहीं है, माता पिता के सामने तो सही से व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन माता पिता नहीं है, उसके बाद इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, अनेक लोगों से प्रभावी ढंग से जुड़ जाने वाले बच्चे होते हैं। एक होता है अंतर्मुखी, अंतर्मुखी केवल खुद से मतलब रखता है, इंट्रोवर्ट होता है। एक होता है एक्सट्रोवर्ट होता है, बहिर्मुखी, जो समाज सोसाइटी से भी मतलब रखता है। ठीक है, बहिर्मुखी। दूसरा है श्रोता, सुनने वाले, प्रत्येक से संप्रेषण हेतु तैयार, यानी कि कम्युनिकेट रीडली विथ एवरीवन। उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाना चाहिए? बाकी का देखिए फर्स्ट और थर्ड मुझे लग रहा है, तो क्या सेकंड ऑटोमेटिक इंक्लूड हो जाएगा? तो उपरोक्त सभी लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल, उपरोक्त सभी हम इसका आंसर लगा देंगे, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि बहिर्मुखी हो गया और बाकी के लोगों से कन्वर्सेशन करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए तैयार है, और बाकी का अच्छा लिसनर है, तो भी स्वाभाविक बात है लोगों से जुड़ेगा, तो ये तीनों ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ठीक है। गुणसूत्रीय असामान्यताओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न सबसे सामान्य समस्या है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम क्रोमोसोनल, यानी कि अगर ये गुणसूत्र की बात करेंगे 46, ये आगे जब हेरिडिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में डिस्कस करूंगा पूरा, एक्स वाई और एक्स एक्स जो होते हैं। ठीक है, इससे जो असामान्यता है अगर इसमें, तो उससे सामान्य रूप से होने वाली समस्या कौन सी है? डाउन सिंड्रोम, हाइड्रोसिफेलस, स्क्लेरोसिस और अपर्ट्स सिंड्रोम। तो क्या हो जाएगा? डाउन सिंड्रोम की समस्या सबसे ज़्यादा आती है। बेसिक क्वेश्चन है, कई बार मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में देखने को मिलता है। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का बाल दुर्व्यवहार है जो बौद्धिक अक्षमता का कारण माना जाता है? ठीक है, बच्चे का ऐसा कौन सा दुर्व्यवहार जो बौद्धिक अक्षमता के कहते हैं कि भैया इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है? सेकेंड बेबी सिंड्रोम, अब्यूज चाइल्ड सिंड्रोम, बैटर्ड बेबी सिंड्रोम, डैमेज्ड इनफेक्ट सिंड्रोम। सेकेंड बेबी सिंड्रोम होना चाहिए इसका तो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला है कि पूछ रहे हैं, प्रशिक्षण योग्य मानसिक मंदित बच्चों का आईक्यू किसके मध्य होता है? कितने से कितने के बीच होता है मानसिक रूप से जो मंद बच्चे होते हैं? पहले वाली वीडियो में जाना था 70 होता है मानसिक रूप से जो मंद बच्चे हैं। ठीक है, और हमने जाना था, क्या जाना था, एक ये होता है कि प्रतिभाशाली का जाना था 140 से होता है। अब उसमें ये पूछ रहा है कि कितने से कितने के बीच बच्चा है, तो हम उसको ट्रेन कर सकते हैं मेंटली। ठीक है, तो 50 से 25 ना, इधर तो मूर्ख हो जाएगा, माँ मूर्ख हो जाएगा भाई। और नीचे जाएंगे 10 से 25 में, तो 60 से 75, तो 70 के आसपास कोई दिख रहा है क्या? 50 से 70 वाला ये दिख रहा है, यही आंसर होना चाहिए क्या? हाँ जी, यही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बाल कल्याण योजना है, मतलब चाइल्ड वेलफेयर स्कीम कौन सी है? राष्ट्रीय बाल बोर्ड, समन्वित बाल विकास सेवा योजना, राष्ट्रीय बाल नीति, उपरोक्त सभी। क्या कहते हो, लगा दिया जाए उपरोक्त सभी? गलत हो गया फिर, जिम्मेदारी लेने तैयार हो गया? हाँ जी, ले लेंगे हम तो सर, बाकी के सभी में बाल 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 दिख रहा है, तो बालकों का ही कल्याण कर रहे होंगे। हाँ जी, ऐसा है क्या? चलिए लगा देते हैं उपरोक्त सभी, मान लेते हैं आपकी बात, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है कि शिशु के जीवन क्षमता किस माह में आती है? जो लाइफ वाइटेलिटी है बच्चे में, किस एज में आ जाती है? 7 माह, 5 माह, 6 माह, 4 माह? अगर 7 महीने के आसपास बच्चे का जन्म होता है, ठीक है ना, तो बच्चे के जो मतलब जीवित रहने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी हद तक सही रहते हैं, मतलब बच्चा जीवित रह जाएगा, कहने का तात्पर्य है। वैसे तो नॉर्मल टाइम अगर हम बात करें ना, तो 9 माह है। वैसे 8 माह में भी कई बच्चे जन्म लेते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं 7 माह भी, तो हम कह देते हैं कहाँ रखा है भाई, वो ऑक्सीजन में रख दिया बच्चे को, क्योंकि अभी 2 महीने और थे, तो इस वजह से बात हो रही है। ठीक है ना, चलिए, तो 7 माह इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका कि नेत्रहीन, गूंगे, बहरे बच्चे किस श्रेणी में आते हैं? शारीरिक रूप से विकलांग हैं, मानसिक रूप से विकलांग, सामाजिक विकलांग, भावनात्मक विकलांग? तो ये बच्चे कैसे आएंगे? फिजिकली डिसेबल्ड है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है ये बच्चे। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है समाजीकरण। भाई साहब, समाजीकरण के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो समाजीकरण को अच्छे से जान लेंगे। ठीक है ना, अपने सिलेबस में होगा तो भी, नहीं होगा तो भी पढ़ेंगे। ठीक है, समाजीकरण के आवश्यक तत्व क्या हैं? पर्याप्त अवसर मिले, प्रेरणा, प्रयास एवं भूल, उपरोक्त सभी। क्या सभी होना चाहिए? मान सकते हैं, चलिए तो मान लेते हैं, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, बच्चों का शैक्षिक प्रावधान है प्रशासनिक स्तर, शैक्षिक स्तर पर, अन्य प्रावधान और उपरोक्त सभी। क्या कहते हो, लगा दें उपरोक्त सभी? गलत हो गया फिर? हाँ जी, लगा दिया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत हो गया ना। देखिए, तो क्या हो जाएगा, बच्चों का शैक्षिक प्रावधान, एजुकेशनल प्रोविजनल बात कर रहे हैं, कैसा है? एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का है, प्रशासनिक स्तर का है। ठीक है, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा।
अगला है पूर्व प्राथमिक शिक्षा। पूर्व प्राथमिक, एक तो प्राथमिक शिक्षा तो सर हमने पढ़ी है, ये 1 से 5 होती है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा में भी बात कर रहे हैं। हाँ, जो नई चाइल्ड पॉलिसी, वो नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है ना आपकी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई वाली, उसके ऊपर वीडियो भी बनाया है मैंने। ठीक है, टेलीग्राम में उसको दोबारा से पोस्ट कर दूंगा, बहुत पहले बना चुके हैं, देख लेंगे एक बार उसको भी। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? सीखने के प्रति रुचि जागृत करना, सौंदर्य बोध का विकास, सृजनात्मकता का विकास और उपरोक्त सभी। क्या कहते हो बच्चों? उपरोक्त सभी, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है पर्यावरण शब्द का अर्थ है चारों तरफ से, परि प्लस आवरण। अरे सर, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। परि मतलब चारों ओर, आवरण मतलब घेरा हुआ, जो हमें चारों ओर से घेरा हुआ है वो पर्यावरण है। क्या कुछ ऐसा? हाँ सर, ये देख तो रहा है चारों तरफ से। मुखौटा, पर्सनैलिटी, परसोना। परसोना टका था, ये पर्सनैलिटी क्या है भाई? ये तो, अरे यहाँ क्या कर रहे हो तुम, भागो। इन्फ्लुएंस, तो इन्फ्लुएंस प्रभावित करता है, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं। सर एक तो गलत हो गया, इस पर 100% से हो रहे हैं, ये नहीं होगा। स्वाभाविक बात है, ये भी नहीं होगा, और जब ये दोनों नहीं हो तो ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाना चाहिए आंसर? फर्स्ट हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? हाँ जी, फर्स्ट ही हो जाएगा इसका, चारों तरफ से। अगला, श्रवण दोष के कारण क्या हो सकते हैं? कोई बच्चे को हियरिंग एम्पायरमेंट है, मतलब बच्चा सुन नहीं पा रहा है, तो वो कैसा कारण है? जन्मजात कारण हो सकता है, हो सकता है आनुवंशिक कारण हो सकता है, हो सकता है दैहिक कारण। उपरोक्त सभी, क्या कहते हो? उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी मान ले। ना जी, उपरोक्त सभी नहीं मान रहा है ये मान रहा है दैहिक कारण। श्रवण दोष के कारण क्या होते हैं? हियरिंग एम्पायरमेंट की बात कर रहा है कि अगर बच्चे को, अगर कोई बच्चा नहीं सुन रहा है तो उसके रीजन, आनुवंशिक कारण जन्म से हो सकता है, बिल्कुल स्वाभाविक बात है, जन्मजात भी हो सकता है, दैहिक कारण। लेकिन इन दोनों को अगर हम इंक्लूड करके देखें ना, तो ये सभी इसी के अंदर आ जाएगा, दैहिक कारण के अंदर ही आ जाएगा एक तरीके से। फिजियोलॉजिकल कॉज है ये, ठीक है ना, तो इसलिए इसको थर्ड माना गया है। हालांकि इन स्थितियों में अगर देखा जाए ना, तो इसका आंसर 4 भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है बिल्कुल। और व्यापम पॉसिबिलिटी पे बाकायदा चलता भी है। बाद में जब क्वेश्चन चैलेंज वाला जो कॉन्सेप्ट, अगर आपको पता हो, प्रश्न को चैलेंज करते हैं अपन, है ना, एग्जाम हो जाता है उसके बाद, तो वहाँ पर चैलेंज होता है। लेकिन फिलहाल इसने थर्ड माना है, तो थर्ड पे हम जा सकते हैं, ठीक है। बाकी का 4 भी भाई मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटीज़ है इसमें। चलिए, बाकी का सीखने के सिद्धांत क्या होते हैं? तो सीखने के सिद्धांत, प्रयास और भूल का सिद्धांत, सर थॉर्नडाइक ने दे दिया था। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये भी हम पढ़ चुके हैं सर, इससे भी सीख रहे थे, कोलर ने दिया था, सुल्तान नाम का चिंपांजी था। अनुकरण का सिद्धांत, इमिटेशन, नकल करके सीखना, थॉर्नडाइक की बिल्ली थी सर, वो तो वो भी तो सिखवा रही थी कुछ ना कुछ। हाँ जी, उपरोक्त सभी हो जाना चाहिए, क्या कहते हो? उपरोक्त सभी, चलो मान लेते हैं आपकी बात, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। निम्न में से कौन विकास का सिद्धांत है? समान प्रतिमान का सिद्धांत, यूनिफॉर्मिटी, पैटर्न, परस्पर संबंध, भिन्नता, उपरोक्त सभी। जी बिल्कुल, सभी उपरोक्त जब बाल विकास के सिद्धांत में आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर ये आएंगे, जैसे बालक का विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार, विकास की दिशा का सिद्धांत, ये तमाम प्रकार के जितने भी हैं सब हमारे उसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर ये आपका 4 हो जाएगा। यूनिसेफ क्या कार्य करती है? यूनिसेफ बच्चों के लिए कार्य करती है, किस किस रिलेटेड? शिशु पोषण, शिशु स्वास्थ्य, शिशु शिक्षा, उपरोक्त सभी। हाँ, शिशुओं के लिए बात हो रही है, उपरोक्त सभी आंसर हो जाना चाहिए, 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है हड्डी और दांत के लिए क्या आवश्यक है? भाई साहब, हड्डी और दांत क्या होता है? हड्डी और दांत में कैल्शियम होता है, ठीक है। सोडियम ना, कोई लेना देना नहीं है। विटामिन ना, लोहा ना जी ना, कैल्शियम आंख बंद करके लगा देंगे सर इसको तो हम पेपर में, ठीक है, कैल्शियम हो जाएगा। अगला है अनाथ बच्चों हेतु विशेष सुविधाएं क्या है? पूर्व स्कूल योजना, पठन सुधार योजना, व्यापक योजना, उपरोक्त सभी। क्या कहते हो? उपरोक्त सभी लगा दें? गलत हो जाएगा, मान लो बात। चलो, नहीं मान रहे, लगा ही देते हैं, उपरोक्त सभी इसका आंसर है, ठीक है ना। तो प्री स्कूल प्रोग्राम बच्चों के लिए चलाने हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, ऑर्फेन चाइल्ड है उनके लिए। और पठन सुधार की योजना है उनके लिए चलानी है, जिससे वो बच्चों के साथ समान रूप से जुड़कर आगे बढ़ सकें। और व्यापक योजना है उनके लिए, जितनी हो सके उतनी योजनाएं आपको उनके लिए प्रोग्राम संचालित करने हैं, जैसे कि कभी उन्हें ये फील ना हो, मतलब ये ना हो कि सोसाइटी में वो बच्चे पिछड़ जाएं। अगला है अनाथालय सेवाएं होती हैं, जो अनाथ ऑर्फेन होम्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? संस्थागत, असंस्थागत, संस्थात्मक और असंस्थागत। हाँ, तो गवर्नमेंट के द्वारा भी चलते हैं, कुछ एनजीओ वगैरह भी चला रहे होते हैं, दोनों तरीके के होते हैं भाई, संस्थापक और असंस्थात्मक, ठीक है। आ, ठीक है। बाकी का एक और क्वेश्चन इसमें बात करें, विशिष्ट बालकों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आवश्यक 3 परिस्थितियां क्या है? समेकित शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। एजुकेशनल प्लानिंग, शिक्षा नियोजन होना चाहिए। उत्तरदायित्वों का स्पष्टीकरण, उनको बताएं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये है। तो क्या कहते हैं, जब तीनों चीज़ होंगी तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, तो आंसर इसका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे टोटल क्वेश्चन। वीडियो को करते नहीं हो लाइक, जो कि है बहुत गलत बात। तो
तो जल्दी से वीडियो को किया करो लाइक। बाकी की जो भी आपकी सहेलियां, दोस्त, फ्रेंड, रिश्तेदार तैयारी कर रही हों महिला सुपरवाइज़र की, तो उनको करें चैनल को सजेस्ट और उनसे बोलें कि भाई साहब चैनल को कर लो सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए बाकी की मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। जब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।